नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आखिरकार नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए बहुप्रतीक्षित लॉन्ग टाइम अवेटेड वैकेंसीज इशू कर दी हैं, जिसके लिए हम इस सेशन में ब्रीफ में देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट एज का क्राइटेरिया, जिसको आरआरबी ने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा है, और कब तक एग्ज़ाम पॉसिबल है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ इसी छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो 17 अगस्त से शुरू होकर के 16 सितंबर तक ओपन रहेंगी। ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। पहले आरआरबी में, हालांकि बीच में सेंट्रलाइज्ड हुआ, पहले पर्टिकुलर जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके हिसाब से वैकेंसीज आया करती थी। अभी भी वैकेंसीज उसी के हिसाब से हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट का जो तरीका है वो सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी एक ही बार एग्ज़ाम होगा। और इसका नोटिस नंबर जो है आप पढ़ लीजिए, 04/2024। पैरामेडिकल की वैकेंसीज हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की भी, और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को रेलवे ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोमेनक्लेचर, जो पदनाम जो चेंज किए थे, उसको ऑप्ट नहीं किया। वहाँ पर पदनाम जो हों अलग हैं, मीन्स उन्होंने भी चेंज किया लेकिन अलग तरीके से चेंज कर रखा है। ये आपको जो अपनी डिटेल्स जो हैं मॉडिफाई करने का भी समय देंगे, 17/9 से लेकर के 26/9 तक का, और उसके भी फ़ीस ही अलग से लेंगे। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशंस रहेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। हमारे यहाँ पर जो टॉप की पोस्ट होती है एक्चुअली ना, चीफ नर्सिंग ऑफिसर से पहले की सीएनओ से उससे जस्ट जो नीचे की पोस्ट है हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी कि एक्चुअली हमारे प्रमोशन में जो हमें पॉसिबल है वो पोस्ट का नाम इन्होंने एंट्री लेवल पर दे रखा है। पे मैट्रिक्स लेवल वही 7 है, बेसिक इनिशियल बेसिक वही 44,900 का रहेगा। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से पोस्ट को जो है वो बांटा गया है। एज जो है 20 से 43, हम आपको बताएंगे कि इन्होंने 3 साल का जो ग्रेस पीरियड जो किस तरीके से दे रखा है, एक्चुअल में एज क्या है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि लगभग सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पर 713 है। इन्होंने यहाँ पर बताया ऑलरेडी। अपर एज लिमिट जो है इसमें जो यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 साल का इन्होंने ग्रेस पीरियड दे रखा है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि उस समय वैकेंसी नहीं आई थी। आरआरबी ने तो हद ही करी है, लंबे समय से वैकेंसीज आई ही नहीं। आपको अप्लाई करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो आपकी आज की डेट में आप लगभग हर एक एग्ज़ाम को फॉर्म अप्लाई करने के लिए करते ही आ रहे हैं। आपको मॉडिफिकेशन का टाइम भी मिलेगा, जिसमें आपसे एक्स्ट्रा फ़ी मांगी जाएगी। सबसे बड़ी बात आप इनकी सुन लीजिए कि अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भेजने की कोशिश की, यानी कि बच्चे देखेंगे कि आरआरबी अजमेर में भी भर देता हूँ और मैं आरआरबी सिकंदराबाद भी लगा देता हूँ, या मुंबई लगा देता हूँ जहाँ से पोस्ट ज़्यादा हैं, या गोरखपुर लगा देता हूँ जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा हैं। आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पर अप्लाई की, एक से ज़्यादा के लिए आपने अप्लाई किया, तो आपको आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको डिबार कर दिया जाएगा फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखने योग्य है कि आपको केवल एक ही बार अप्लाई करना है। ठीक से अपना रेलवे बोर्ड जो है वो ऑप्ट कर लीजिएगा। एक बार से ज़्यादा एप्लीकेशन आप डालेंगे, इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, वो तो है ही है, फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए भी डिबार कर देगा। जब कभी भी आप डॉक्यूमेंट्स पे अपने जो साइन करते हैं वो यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल होने चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई आपने जो है वो अपना जो कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जो डिफरेंट अलग अलग सिग्नेचर हो गए वो आपको डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। हमेशा आपको अपने सिग्नेचर का स्पेसिमेन रख लेना चाहिए कि मैंने पर्टिकुलर अप्लाई किया था तो वहाँ पर मैंने सिग्नेचर जो हो किस तरीके से किए थे। रेलवे ने बड़ी बात पहले ही कह दी है कि जब भी आप सर्विस में आएंगे तो आपकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम 5 से 10 साल तक। तो ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारा ये है कि भी आप जब जिस रेलवे बोर्ड में आपने, यानी आरआरबी आपने अजमेर में अप्लाई किया और सेलेक्ट हो गए, तो आपको लाइफ टाइम वहीं रहना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लाइफ टाइम रहना है, लेकिन 5 से 10 साल तो आप, मिनिमम 5 साल तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ट्रांसफ़र के लिए। आप इसके बाद में ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो देखा जाएगा, अगर पॉसिबल है तो आपका कोई राइट नहीं है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना। अगर पॉसिबल हुआ, जैसे मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र्स हैं वो म्यूचुअल हो जाते हैं।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एज वाले क्राइटेरिया में, जिसमें आपको 20 से 43 साल तक का एज ग्रुप दे रखा है। अभी 20 से 43 साल का एज ग्रुप जो है वो किस तरीके से है, लोअर एज लिमिट जो है वो तो 20 साल होनी ही होनी चाहिए, और जो मीन्स 2000 मीन्स 5 के बाद का जो कैंडिडेट है वो नहीं होना चाहिए, 1 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है अपर एज लिमिट की बात आएगी तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 2 जनवरी 1982 से लेकर के इसके बाद तक, इसके पहले के नहीं, मतलब वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। ओबीसी एनसीएल को और 3 साल का जो बेनिफिट यहाँ पर है, एससी एसटी को और 3 साल का बेनिफिट है, और 2 साल का बेनिफिट है, सॉरी 5 साल का टोटल बेनिफिट होता है उनको। इसमें से 2 साल का हो गया और यहाँ से 5 साल का बेनिफिट हो गया। कहने का मतलब कि आपके पास में एज का क्राइटेरिया जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वाले एज के क्राइटेरिया के लोग में कोई रह भी जाएगा कि साहब मेरा एग्ज़ाम नहीं लग पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आरआरबी ने एक बड़ी अच्छी बात कर रखी है। क्या कर रखी है? फ़ीस तो आपसे 500 रुपये की ली जाएगी सभी से, ठीक है ना, मीन्स जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से, जो भी ओबीसी कैंडिडेट से, लेकिन आपको 400 रुपये जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम दे कर के आते हैं तो। और वो एग्ज़ाम की जो फ़ीस वापस डिडक्ट सभी की होगी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स की सभी की होगी। ये अगर आप एग्ज़ाम दे कर के आते हैं तो आपको जो जिस बैंक से आपकी फ़ीस कटी है उसी बैंक में पैसे जो हैं रिफ़ंड किए जाएंगे सीबीटी के बाद में। जो कैंडिडेट्स एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटी हैं, और ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस नहीं है, ये अलग है, 50,000 रुपये की लिमिट है भाई इसके लिए, ठीक है। तो इनसे बिलोंग करते हैं वो, उनकी जो है वो फ़ीस जो है वो 250 रुपये है, और वो पूरे के पूरे पैसे जो हों सीबीटी के बाद में उनको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा आपको कि जो कैंडिडेट सीबीटी के लिए अटेंड करेगा, एग्ज़ाम के लिए जाएगा एग्ज़ाम सेंटर तक, उसी को फ़ी रिफ़ंड होगी, और फ़ी जो है वो आपके उसी ओरिजिनल बैंक में रिफ़ंड होगी जिसके थ्रू एग्ज़ाम की फ़ी पे करने के लिए आपने मीन्स वहाँ से पे किया था। पेमेंट के लिए हर एक तरीका जो एक्सेप्टेबल है, जैसे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या यूपीआई है, सारे तरीके एक्सेप्टेबल हैं। बात आती है एग्ज़ाम के पैटर्न की आरआरबी के, तो हम आपको पहले ही बता दें आरआरबी में नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 70 क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग से आएंगे, 30 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे मैथ से, रीजनिंग से, जनरल साइंस, और चौथा जो है वो किससे आएंगे, करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स का मतलब करंट अफेयर्स ही नहीं है, करंट अफेयर्स एंड जीके जो है जिसका सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर रखा है जनरल अवेयरनेस से। तो नोट कर लीजिएगा कि टोटल 100 क्वेश्चंस में से नर्सिंग 70 नंबर की और 30 नंबर का वेटेज जो है वो जनरल पार्ट जो है एप्टीट्यूड वगैरह लेकर के, जनरल अवेयरनेस भी आ गया, मैथमेटिक्स भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, और जनरल साइंस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जनरल साइंस का जो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यहीं पर बता दें, जो बच्चे हमारे पास में ऑलरेडी किस में, जैसे DSSS भी पार्ट 1 में है, उनको इसका सिलेबस जो एग्जिस्टिंग, हालांकि हम आरआरबी के लिए केवल इस पर्टिकुलर जो 1 नंबर का सॉरी जो 30 नंबर का जो एरिया है, इसके लिए हम अलग से कोर्स डिस्प्ले करेंगे नए बच्चों के लिए, लेकिन सेम कंटेंट जो है जो उनके लिए अपलोड किया जाएगा वो DSSS भी पार्ट 1 के कोर्स में जो भी बच्चे एग्जिस्टिंग हैं उनको भी मिलेगा। नॉर्सेट का जो हमारा 20 क्वेश्चन का सेक्शन है उसमें भी इसकी क्लासेज जो हैं वो अपडेट की जाएंगी। तो किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं है कि बार बार आपको कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है। जो भी बच्चे एग्जिस्टिंग हैं हमारे पास में DSSS भी पार्ट 1 वाले उसमें कोर्स में, और आरआरबी के लिए जो होगा वो तो नए बच्चे आएंगे। नॉर्थ से 20 क्वेश्चंस में भी हमारे पास जो भी बच्चे हैं उनको सबको ये कंटेंट मिलने वाला है 30 क्वेश्चन का। ऑलरेडी डिस्कस किया था कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन जो है वो सीबीटी के जो मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पर होगा। ये डीवी के लिए 1:1 ही बुलाएंगे, यानी कि जितनी पोस्ट हैं उतने ही कैंडिडेट बुलाएंगे, कोई स्टैंड बाई लिस्ट नहीं रखेंगे। अब वेटिंग इनके पास में क्या रहती, क्योंकि इसमें बड़ा दिक्कत आने वाली है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट बोर्ड से बच्चे अप्लाई करेंगे
तो किसका जो सिलेक्शन जो कहाँ पर होना है, तो इसमें वेटिंग लिस्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आरआरबी का स्टैंड जो है वो क्या रहेगा, आगे देखने वाली बात होगी। ऑब्वियस है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का। नॉर्मलाइजेशन का फ़ॉर्मूला आपको पता है, लगभग जो हैं वो 1-2-3 फार्मूला हैं जो कि आईआईटी ने बना रखे हैं, उन्हीं को लगभग सारे के सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ फॉलो करती हैं। आरआरबी में क्वालिफ़िकेशन को लेकर के बड़ा डिस्कशन का सब्जेक्ट है, तो क्वालिफ़िकेशन हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन को लेकर के कोई टेंशन की बात नहीं है। कहीं पर भी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहे से जीएनएम हैं या फिर बीएससी नर्सिंग हैं, आप एलिजिबल हैं आरआरबी में नर्सिंग सुपरडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हम अनेक्जर पढ़ेंगे बी, जिसमें पोस्ट का ब्रेकअप दे रखा है। सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली अहमदाबाद में टोटल 20 पोस्ट हैं, ठीक-ठाक पोस्ट हैं। अब हम आपको बता दें, जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि कैंडिडेट्स को एक ही रिक्रूटमेंट बोर्ड से अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आपका जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलेंगे, आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से आप अप्लाई करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम बच्चे जहाँ से पोस्ट ज़्यादा होती हैं वहीं से अप्लाई करते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जहाँ पर कम पोस्ट हैं वहाँ पर कोई अप्लाई नहीं करेगा। अब जहाँ पर भी कम पोस्ट हैं और या जो दूर दराज के एरिया हैं, वहाँ पर बच्चों ने अप्लाई किया, सेलेक्ट हो गए, और कहीं पर उनके पास स्टैंड बाई में सिलेक्शन है, नहीं जाएंगे तो वो पोस्ट अगर खाली रह जाएगी तो भरना ही पड़ेगा, तो वेटिंग लिस्ट तो आनी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन्होंने मना किया है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे, ये स्टैंड बाई लिस्ट नहीं रखेंगे। हो सकता है कि एक बार डीवी कराया तो वापस लिस्ट जो डीवी से होकर के गुजरेगा। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज यूपी की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन हैं और इसमें डीएलडब्ल्यू, एनसीआर और एनआर, ये तीनों रीजन जो हैं इनसे अलग अलग 7, 14 और 1 पोस्ट हैं। ऐसे ही अजमेर में केवल और केवल 3 पोस्ट हैं जो कि एनडब्ल्यूआर में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है। बेंगलोर में टोटल 25 पोस्ट्स हैं। ब्रेकअप आप देख सकते हैं यहाँ पर। भोपाल में 7 और 11 पोस्ट हैं, क्योंकि 2 अलग अलग रीजन्स के लिए भोपाल रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ऐसे ही रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट हैं। बिलासपुर हिमाचल की बात करें तो यहाँ के भी 2 रीजन आते हैं, और 13 2 पोस्ट हैं यहाँ की, टोटल 26 पोस्ट हैं। चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो कोई पोस्ट नहीं है चंडीगढ़ रीजन में रेलवे बोर्ड में नर्सिंग स्टूडेंट को लेकर के। चेन्नई में अच्छी खासी 58 पोस्ट्स हैं। गोरखपुर में जो अभी तक हमने देखा है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो हैं गोरखपुर में आती हैं, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आता है, टोटल 73 पोस्ट्स हैं। ऐसे ही गुवाहाटी में जो कि 52 पोस्ट्स हैं यहाँ पर। जम्मू श्रीनगर में 2 अलग अलग रीजन हैं, 3 और 1 पोस्ट है यहाँ पर। कोलकाता भी एक बड़ा रीजन है जिसमें ईस्टर्न रेलवे में है 72 पोस्ट, एससीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे है 53, और मेट्रो के लिए हैं 2 पोस्ट। आरआरबी मालदा में 21 और 1 पोस्ट हैं। मुंबई में भी पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से बहुत सबसे ज़्यादा पोस्ट लग रही हैं। सेंट्रल रेलवे में 84 और वेस्टर्न रेलवे में 49। मुजफ्फरनगर में टोटल 10 पोस्ट हैं। पटना में 22 और 1 पोस्ट हैं, ठीक ठाक हैं। रांची में 10 और 13 पोस्ट हैं। सिकंदराबाद में 14 और 40 अच्छी खासी पोस्ट हैं, 14 और 40। ऐसे सिलीगुड़ी में जो कि आसाम के साइड में पड़ता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डर पे सिलीगुड़ी, और 15 पोस्ट हैं। ये टोटल आपकी 713 पोस्ट का जो है वो ब्रेकअप है। अब आप अपने एरिया के हिसाब से आपको लगे कि ठीक ठाक पोस्ट हैं, उसी के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और दूसरी बात है, हालांकि खैर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि एक ही बोर्ड जो है वो आप ऑप्ट कर पाएंगे, और तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद में पता लगेगा कि क्या मल्टीपल जो बोर्ड्स हैं उनको क्या किसी हायरार्की में ऑप्ट किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आपको ऐसा ऑप्शन देने वाले हैं, केवल और केवल एक ही बोर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा। इन्होंने नर्सिंग का सिलेबस बता रखा है जो कि सब कुछ है, कोई सब्जेक्ट इन्होंने छोड़ नहीं रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से इनका दायित्व बनता है कि इन्होंने सारा सिलेबस डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पर।
हर एक पोस्ट के लिए जो अलग अलग पोस्ट निकली हैं पैरामेडिकल में, उनके लिए जो कॉमन सिलेबस है 30 नंबर वाला, दो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, अरिथमेटिक्स का, उसका भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अवेयरनेस यानी जीके का सिलेबस दे रखा है। जनरल साइंस का 10th तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का इन्होंने सिलेबस दे रखा है। बार बार हमने बताया है, हम अलग से इसके लिए कोर्स अपडेट करेंगे RRB 30 क्वेश्चंस के नाम से, लेकिन यही जो सेम कंटेंट जो है आपके पास में DSSB पार्ट 1 और नॉर्सेट 20Q में भी अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा हमारा RRB का फुल कोर्स जो है यानी नर्सिंग और 30 जो क्वेश्चंस हैं उसके नाम से भी हमारा कोर्स जो है वो अवेलेबल रहेगा हमारी ऐप पर। अगर कोई बच्चा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, 30 क्वेश्चंस का कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपना कंटेंट जो हर जगह पर अवेलेबल कराएंगे। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।